नाज़रीन, यमन की जानब से एक बार फिर ड्रोन्स भेजे गए और तमाम एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए ये ड्रोन्स जो है वो टकरा गए हैं और उसकी पहली बार वीडियो भी सामने आई है। ऊपर यमनी ड्रोन्स फिर रहे हैं, नीचे एक पूरा पैनिक जो है वो देखा जा सकता है, कैसे सब जो है वो शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं और पूरा एक पैनिक है जो वहां पर जो है वो देखा जा सकता है। तो सिर्फ एक ड्रोन भी अगर यमन भेज देता है तो वो पूरे इसराइल को हिला कर रख देता है। तो समझ लें कि 3 तरफा अटैक जब इसराइल पर हुआ है, एक तरफ रफा में कैजुअलिटीज हुई, एक तरफ जॉर्डन में अटैक हुआ और एक तरफ जो है वो सदरन एरिया के अंदर यमन ने जो है वो ड्रोन्स भेजे हैं। ये सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और टर्की और इजराइल के दरमियान एस्केलेशन बढ़ती चली जा रही है। एक तो टर्की की इंटेलिजेंस ये कंफर्म कर चुकी है कि इजराइल जो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस टर्की के खिलाफ शुरू कर चुका है। सीरिया में दोनों के जो मफादात है वो अलग अलग हैं और सीरिया के साथ साथ साइप्रस में जो एस्केलेशन है दोनों के दरमियान बढ़ रही है। साइप्रस का वो हिस्सा जो यूनान के पास है और वहां पर इजराइल का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है और अब उस साइप्रस ने इजराइल के साथ डील की है कि वहां पर इजरायली इक्विपमेंट्स है वो डिप्लॉय होंगे। तो ये तो बहुत खौफनाक बात है और टर्की ने कहा है कि पूरा साइप्रस जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा अगर ये इजरायली इक्विपमेंट जो है यहां पर डिप्लॉय हो गए। तो डील जो है वहां पर हो चुकी है। इसी दरमियान रशियन हाई ऑफिशियल जो है वो ईरान पहुंचे हैं और ईरान के सदर के साथ मुलाकात हो रही है, ईरानियन जो कमांडर्स हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है, वन आफ्टर अदर। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूके से जो कुछ खबरें और बड़ी खबरें जो इस वक्त वर्ल्ड हेडलाइंस बनी हुई हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो यूके में है और बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी ज्वाइंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें क्लैश हुआ है फलस्तीन के सवाल के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला जो सवाल हुआ है ट्रंप और स्टारमर, पहला सवाल फलस्तीन के ऊपर हुआ, पहला सवाल यूक्रेन पर नहीं हुआ, पहला सवाल यूरोप पर नहीं हुआ, पहला सवाल बर्तानिया और अमेरिका के रिलेशंस पर नहीं हुआ, टैरिफ वॉर पर नहीं हुआ, कितने बड़े बड़े इश्यूज हैं उस पर नहीं हुआ, रशिया पर नहीं हुआ, पहला सवाल फलस्तीन के ऊपर हुआ। और बीबीसी का नुमाइंदा था जिसने यह सवाल किया तो उस पर जनाब अली जो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम रिकॉग्नाइज करने का इरादा रखते हैं और यही बेहतर सोल्यूशन है एक अमन के लिए, मिडिल ईस्ट में अमन के लिए यही सोल्यूशन है। ट्रंप ने कहा कि मैं इसको डिसएग्री करता हूं, यानी ओपनली एक डिसएग्रीमेंट और एक क्लैश जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुआ। उतने वाला नहीं जो ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान हुआ था, ये जरा डिफरेंट लेवल का था। लेकिन उसमें जो ट्रंप ने बातें की हैं उसको पूरी दुनिया सुन रही है और हैरान है। ट्रंप ने जनाब उसमें खूब रोने धोने किए, इसराइल को विक्टिम पोर्ट्रे किया और कहा कि मेरे पास हॉस्टेजेस जो हैं वो ओवल ऑफिस आई थी और उन्होंने मुझे जो स्टोरीज बताई हैं कि उन पर हमास ने कितना जुल्म किया है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी स्टोरीज जब नहीं सुनी है और उनको बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया जाता था और उनको बस जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा खाना जब दिया जाता था। और मतलब उसने 4 मिनट वो इसराइल को बयान करता रहा कि ये जुल्म हुआ इसराइल के। और अक्टूबर 7 जो है ये दुनिया की तारीख का सबसे वायलेंट डे था, ये जनाब अली उसने बयान किया। उसने ये बयान नहीं किया कि 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे इजरायली बमबारी गोलियों और आर्टिलरी और जो समंदर से अटैक्स होते हैं और बरहरास्त गोलियां और स्नाइपर्स का भी कंफर्म हो चुका है, 20,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर मारे गए। जो डेली हॉरर्स हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जो इंसानियत ने कभी देखे भी नहीं है, वो उसने एक वर्ड भी बयान नहीं किया और इसराइल को वो पोर्ट्रे कर रहा है कि ये बड़ा विक्टिम है। और वो कैदी जो रिलीज हुए तो कितने खुश थे और उनकी जो सेहत थी वो बेहतरीन कंडीशन के अंदर थे और वो अपने इंटरव्यूज में इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि उन्हें हमास से खतरा नहीं था बल्कि उनको असल खतरा जब इजरायली बॉम्बिंग से था। और जिस अंदाज में इजराइल ने रैकलेस बॉम्बिंग की है इसके अंदर बहुत सारे कैदी मारे भी गए हैं और ये तो हमास का कमाल है कि उन्होंने अभी तक कैदी जब बचाकर रखे हुए हैं, वगरना नेतन्याहू ने जब कोई कसर नहीं छोड़ी। और यही कैदी जो हैं वो इजराइल के अंदर मुजाहरे कर रहे हैं जंगबंदी के लिए और वो ये कह चुके हैं कि कैदियों को वापस लाने का एक ही तरीका है, वो है सीजफायर। तो यानी ट्रंप बिल्कुल एक अलग, हालांकि साथ जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर खड़ा है वो एक दूसरी बात कर रहा है। तो इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड, यानी आज भी इजराइल एक विक्टिम ही है। तो जब वो इस अंदाज में चीजों को देखते हैं तो यहां पर कैसे सोल्यूशन होगा मुझे बताइए। जब देखने की अप्रोच ही ये है तो फिर सोल्यूशन कैसे होगा। तो इसलिए ये काफी खौफनाक बात है और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स को तेजी के साथ जो तैयारी करनी चाहिए। जरा हेडलाइंस देखिए, ट्रंप एंड स्टारमर क्लैश ऑन ब्रिटेन्स पैलेस्टाइन रिकॉग्निशन। ट्रंप, हम जंगबंदी चाहते हैं और टेंशंस को ईज करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, पता नहीं कौन सी जंगबंदी जो वो चाहता है। और फिर दूसरी बात ये हुई कि ट्रंप ने कहा स्टारमर को कि वो आर्मी को इस्तेमाल करे, मिलिट्री को इस्तेमाल करे माइग्रेशन को रोकने के लिए। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि ये माइग्रेशन जो है ना ये बहुत बड़ा इशू है। माइग्रेशन का इशू कनेक्ट होता है मिडिल ईस्ट की जंगों के साथ भी, अफ्रीकन वॉर्स के साथ भी, क्योंकि इसी वजह से माइग्रेशन हो रही है। तो यूरोप के अंदर ये डिबेट है और फिर बर्तानिया के अंदर चूंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। ट्रंप का ये बयान तो अंदरूनी सूरत हाल को मजीद हवा देने वाली बात है ना, कि ऑलरेडी वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं और ट्रंप ये तासुर दे रहा है कि बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर तो कुछ ज्यादा कर ही नहीं रहा इसको रोकने के लिए। तो ये काफी यानी कि उनको नागवार बात गुजरी। और तीसरी बात यह है जो इस वक्त यहां इस रीजन में और मिडिल ईस्ट में और चाइना में देखी जा रही है ट्रंप की बात। उस ट्रंप ने कहा है कि वो बगराम एयरबेस का कंट्रोल जो है वो दोबारा हासिल करना चाहता है।
वी आर ट्राइंग टू रिकैप्चर बगराम एयरबेस इन अफगानिस्तान। और ये बेस, इसकी अहमियत यह है ट्रंप के बकौल कि ये सिर्फ 1 घंटा दूरी पर है फ्रॉम द प्लेस वेयर चाइना मैन्युफैक्चर्स इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। तो ट्रंप ने खुले अंदाज में ये धमकी लगाई है कि वो ये बेस लेना चाहता है। क्यों? चाइना के खिलाफ। यानी इसमें ट्रंप ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि वो चाइना के खिलाफ ये बेस जो है लेना चाहता है, और साथ धमकी भी लगाई है कि ये चाइना से यहां से हमारे जंगी तारे उड़ेंगे तो सिर्फ 1 घंटा लगेगा। तो ये वो ग्रेट गेम है, और यहां पर बैठकर वो ईरान को भी मॉनिटर करेंगे, चाइना को भी करेंगे, और पाकिस्तान और बाकी इस रीजन को भी करेंगे। ये बेस वो कभी हासिल नहीं कर सकेंगे, ये बात भी लिख लें, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो चाइना और रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जा चुका है। और जब ट्रंप ये ओपनली कह रहा है कि वो बगराम एयरबेस लेगा और अगेंस्ट चाइना लेगा, तो चाइना लेने देगा ये एयरबेस। तो बहरहाल ये ग्रेट गेम है, और इस पॉलिसी के नतीजे में बहुत सारी डिस्टेबलाइजेशन, नई जंगें, ईरान को भी वो तो इसलिए डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं ना, ईरान को डिस्ट्रॉय करने के कई उनके मकासद हैं, क्योंकि ईरान एक तो इजराइल उसको अपने लिए खतरा बताता है, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान एक फ्रंट लाइन स्टेट है, फिर ब्रिक्स में एनर्जी का मरकज है वो ईरान है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ईरान को इसलिए वो कह रहे हैं यहां पर उनको बेस जब चाहिए। वैसे एक दिलचस्प खबर भी यूरोप से देखिए, मैक्रोन ने सबमिट करना है साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट के अंदर कि उनकी जो वाइफ है वाज नॉट बोर्न अ मैन। उनकी जो वाइफ है उनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि ये तो मैन है, ठीक है ना, ये मेल है। सो अजीब सा इल्जाम है, वो लगता रहता है, लेकिन अब वो मामला कोर्ट में चला गया। अब मैक्रोन को साइंटिफिक एविडेंस जब देना है, तो ये खबर शामिल करने का मकसद क्या? मकसद ये है कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज वहां पर जारी हैं, और इस तरह के इश्यूज भी जारी हैं। मतलब अगर ये साबित हो जाए मैक्रोन के खिलाफ बात, तो इस तरह के इश्यूज पर गवर्नमेंट भी चली जाती होती है। तो इजरायली लॉबी जो है वो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज को इस्तेमाल कर लेती है। कोई भी ऐसा लीडर जो उनके मकासद के खिलाफ खड़ा होता है, तो फिर वो कोई भी इस तरह का इशू भी इस्तेमाल कर लेते होते हैं। मतलब वो इशू समटाइम वहां पर जेन्युइन होता है, उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, समटाइम डिफरेंट इश्यूज जो वो क्रिएट किए जाते हैं। तो यूरोप के बहुत सारे फटे इस वक्त चल रहे हैं। जनाब अली, हुतीज ने ड्रोन्स भेजे हैं और क्रैश आउटसाइड इलात होटल, वो इलात में होटल के बिल्कुल ऊपर जाकर जो वो गिरा है, और उसकी वीडियो आई है। नीचे इजरायली सेटलर जो है वो पूरा एक पैनिक है, सायरन्स बज रहे हैं, तो एक पैनिक है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और वो ड्रोन ऊपर फिर रहा है। वो वीडियो में आ रहा है, ड्रोन ऊपर सैर कर रहा है, ऊपर से नजारा ले रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता घूम फिर कर जो है वो एक होटल में जनाब टकरा गया। तो ये इलात में हुआ है, और वीडियो जो उसके सामने आई है वो सब देख रहे हैं। तो यमन जब मुसलसल ड्रोन भेज रहा है और इजरायली एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर रहा है, इजरायली एयर डिफेंस को यमनी ड्रोन्स पेनिट्रेट कर रहे हैं। जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस है उसने ये अनाउंस किया है कि गजा में एग्रेशन शुरू करने के बाद गजा सिटी में इनको कोई अपने कैदी जो है वो मिलने वाले नहीं, और ये बात सुन ले इजराइल, ना ही डेड नॉर अलाइव। स्टार्ट ऑफ द क्रिमिनल ऑपरेशन इन गाजा सिटी, और इसकी जो एक्सपेंशन है इसका मतलब यह है कि एनिमी विल नॉट ऑब्टेन एनी प्रिजनर अलाइव और डेड, जिंदा भी और डेड भी इनको किसी सूरत जब नहीं मिलेगा। और हेरेट्स की 2 हेडलाइन देखिए, ग्लोबल आउटरीच एट इजराइल इज अबाउट गाजा नॉट एंटीसेमिटिज्म, यानी जो ट्रंप का बयानिया है, जो जर्मनी का बयानिया है, जो इजराइल और नेतन्याहू का बयानिया है, जो अमेरिकी एम्बेसडर का बयानिया है, जो रोबियो का बयानिया है कि ये एंटीसेमिटिज्म दुनिया में फैल रहा है, उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जब जो आप फलस्तीन की सपोर्ट कर रहे हैं। तो हैरिस ने लिखा नहीं, असल बात यह है कि जो गजा में जो कुछ इजराइल कर रहा है उसका नतीजा यह है, इन गाजा सो कॉल्ड इवैक्यूएशन ऑफ सिविलियंस इज अ ट्रेल ऑफ बॉम्ब्स एंड डेथ। अल्फाज है वो खत्म हो रहे हैं, लूजिंग देयर मीनिंग एंड नो लॉन्गर कन्वे व्हाट इज हैपनिंग, वन रेजिडेंट राइट्स। गजा के एक शहरी का बयान हैरिस ने लिखा है कि अल्फाज नहीं है जो कुछ हो रहा है उसको बयान करने के लिए, और ये जो इवैक्यूएशन ऑफ सिविलियंस है असल में ये ट्रेल ऑफ बॉम्ब्स एंड डेथ है। सो ये दुनिया की आंखों के सामने इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतना बड़ा अलमिया, इतना बड़ा जुल्म, सफाकियत और बर्बरियत होती चली जा रही है, और इसका फॉलोआउट बहुत बुरा होगा। इटली कंसीडरिंग कि ट्रेड सैंक्शंस अगेंस्ट इजराइल लगाई जाएं, अभी तक वैसे वो कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन चलो, वैसे इजराइल अब खुद भी इस बात को ये एस्टिमेट कर रहा है, जो नेतन्याहू ने कहा कि हम आइसोलेट होने जा रहे हैं, कि सैंक्शंस अब उनके खिलाफ लगने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट बैंक में तमाम हदें क्रॉस करने जा रहे हैं, गजा में तो कई हदें ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी हैं। तो ये वाला एग्रेशन जिसको सब अपोज कर रहे थे, इजराइल ने फिर भी कर दिया, तो सैंक्शंस लगेंगी, इजराइल रुकेगा नहीं। पहले लगती तो शायद रुक जाता, अब वो रुकेगा नहीं। अब सैंक्शंस के नतीजे में इजराइल कमजोर कितना होगा, डैमेज कितना होगा, क्या वो इसको सर्वाइव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये बहरहाल अब रिजल्ट के ऊपर बात चली गई है। मामला रुकेगा नहीं, सैंक्शन से भी रुकेगा नहीं। महमूद अब्बास जो है वो टर्की का दौरा कर रहे हैं, और उर्दगान के साथ मुलाकात हुई है। टर्किश पैलेस्टीनियन लीडर्स मीट इन अंकारा, इजराइल एस्केलेटिंग जेनोसाइड इन गाजा थ्रेटन्स रीजनल पीस, उर्दगान ने कहा है। एक डिफरेंट पैटर्न जो देखा गया, यानी सबकी मुलाकात दोहा में हुई, लेकिन उसके बाद बायलैटरल दौरे भी हुए। जैसे अमीर कतर की मुलाकात जॉर्डन किंग्स के साथ हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अगले ही दिन जॉर्डन का दौरा किया। एमबीएस और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात दोहा में हो गई थी, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया। इसी तरह महमूद अब्बास की मुलाकात दोहा में उर्दगान के साथ हो गई थी, लेकिन फिर महमूद अब्बास जब टर्की का दौरा कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैसले जो वहां पर हुए हैं
अब उनको आगे बढ़ाया जा रहा है कि आगे जो है वो करना क्या है। एक डील दरमियान में सीरिया की भी चल रही है और अल-शरा ने कहा है कि हमारी जो टॉक्स हैं वो आने वाले दिनों में नतीजा खेज साबित हो सकती है और इजराइल के साथ कुछ सिक्योरिटी डील हमारी हो जाए। ये डील चलेगी नहीं, ये डील हो तो सकती है, अब्राहम अकॉर्ड भी हो गया, तो ये चलेगी नहीं डील, क्योंकि ओवरऑल रीजन किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, अल-शरा जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो इजराइल के साथ ये डील जो है चलने वाली नहीं है। जो साइप्रस है ना, वहां पर भी मामला खराब हो रहे हैं। एक तो ये जो इजरायली वहां पर जा रहे हैं, साइप्रस के लोगों को बड़ा इसके ऊपर बड़ी तशवीश है कि ये यहां पर जो आबादकारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो साइप्रस की गवर्नमेंट है वो मुकम्मल इजराइल के कंट्रोल में है और साइप्रस का एक हिस्सा टर्की के पास है। अब साइप्रस की गवर्नमेंट इजराइल से एयर डिफेंस लेने जा रही है और दीगर इक्विपमेंट से लेने जा रही है। इस पर टर्की ने जो है वो वार्न किया है। टर्की विजिलेंटली मॉनिटर्स ग्रीक साइप्रट इजराइल डील, वार्न्स साइड्स। टर्की वार्न्स साइप्रस इजराइल्स एयर डिफेंस सिस्टम कुड डिस्टेबलाइज द आइलैंड। ये पूरे आइलैंड को जो है वो डिस्टेबलाइज कर देगा, ये बात जहन में रखे साइप्रस। तो यहां पर भी एक, चूंकि ग्रीस और टर्की में फटा है और ग्रीस जो वो करीब है इजराइल के और ग्रीस ही के कंट्रोल में साइप्रस है, तो ये काफी ज्यादा ग्रेट गेम यहां पर भी चल रही है। और साइप्रस इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहां से असला भी आ रहा है, वहां की बेसिस भी इस्तेमाल होती हैं, वहां से जो अभी जो इजरायली जंगी हथियार आते हैं इधर हमला करने के लिए, तो उसकी एयर फ्यूलिंग के लिए जहाज वहां से भी उड़ते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब साइप्रस इस सारे मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व है।